गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और आज मैं वेद सोनी हम क्लास में करेंगे सीए फाउंडेशन का नया एक्ट जिसका नाम है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट चलेगा। गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को और हम करते हैं स्टार्ट एलएलपी। गुड आफ्टरनून बेटे। एलएलपी एक्ट 2008 में बना था, ये आपको याद करना बेटे, याद रखना है। एलएलपी एक्ट जैसे आप बाकी याद करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ऐसे ही आप याद करेंगे एलएलपी एक्ट बना था 2008 में। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग कि क्या मसला हुआ था। 12 दिसंबर 2008 का वो दिन था, 12 दिसंबर 2008 का वो दिन था जिस दिन इस ड्राफ्ट को, इस लो तो बाद में बोलते, पहले तो कच्चा ड्राफ्ट होता है, इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा ने इस पे अपनी सहमति दे दी थी। फिर क्या हुआ सर, 7 जनवरी 2009 को ये प्रेसिडेंट के चरणों में गया, राष्ट्रपति के चरणों में गया और राष्ट्रपति ने इस पे एसेंट दी थी। कब? 7 जनवरी 2009 को। और लास्टली 9 जैन 2009 को वो दिन आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, मतलब नोटिफाई कर दिया था, नोटिफाइड 9 जनवरी 2009 को हुआ था। लेकिन आपको ये सारी डेट याद ना करके आपको एक एक्ट का सीन ही भी याद रख सकते हैं। एलएलपी एक्ट बोला जाएगा 2008 ही, पार्लियामेंट में पास हुआ था 2008 में। 7 जनवरी 2009 को एसेंट मिली थी किसकी? प्रेसिडेंट की। और बेटा 9 जनवरी 2009 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको नोटिफाई करके एनफोर्स कर दिया था, लागू कर दिया था। 12 जनवरी 2008 पार्लियामेंट में पास, 7 जनवरी को प्रेसिडेंट के चरणों में, 9 जनवरी को नोटिफाई हो गया था। याद किस सन से किया जाएगा? 2008 से। एलएलपी एक्ट 2008 में बना था। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने सीखा। इतनी बात अगर याद हो गई तो क्या आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, नोट के माध्यम से याद रखेंगे। इस टोटल एक्ट के अंदर 81 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 81 सेक्शन है। और दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसमें 4 स्केड्यूल हैं। ये जो हमारा एक्ट है ये 4 स्केड्यूल्स में बटा हुआ है और 4 अलग अलग स्केड्यूल्स में टोटल 81 सेक्शन है। ये बात भी याद रखने की बेटा, मस्ट है। चाहे पेपर सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, इस टाइप की बातें नहीं बोलते। 81 टोटल सेक्शन है इसके अंदर और 4 स्केड्यूल है। ओके सर, ये 4 स्केड्यूल के इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट देख लो एक बार। फर्स्ट स्केड्यूल है, एक सेकंड है, एक थर्ड है और एक फोर्थ है। साथ के साथ याद करना, मैं आपसे सुनूंगा। पहला स्केड्यूल बोलता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी। सर आप पहले ये तो बता दो एलएलपी क्या होता है, ये तो बता दो आप एलएलपी होता क्या है, क्यों बनाएगी, क्यों बनती है। आप तो रट्टा मरवा रहे हो बेटा। एक बार स्केड्यूल के नाम याद करवा के पूरे एलएलपी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टेंशन मत लो। फर्स्ट स्केड्यूल है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी का। ये टेक्निकल वर्ड याद कर लेना, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी किसका? पार्टनर का। सर क्या इसमें भी पार्टनर होते हैं? नाम से ही पता नहीं लग रहा तुम्हें? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो है, तो ये पार्टनरशिप है, तो पार्टनर तो यहाँ पे होंगे बिल्कुल। तो पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे एक्ट के स्केड्यूल 1 में लिखे हुए हैं। सेकंड स्केड्यूल में क्या है? अगर किसी फर्म को, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका दिल कर रहा है एलएलपी बनना है, मुझे फर्म से एलएलपी बनना है, तो तुझे सेकंड स्केड्यूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके तू एलएलपी बन सकती है। थर्ड स्केड्यूल में क्या है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अब वो कन्वर्ट होके एलएलपी बनना चाहती है, तो उसे स्केड्यूल 3 के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। स्केड्यूल 4, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अब इसका दिल आ गया कि इस पे मुझे भी एलएलपी बनना है, तो उसको स्केड्यूल 4 के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल जो एक्ट है वो 4 स्केड्यूल के अंदर बटा हुआ है। स्केड्यूल नंबर 1 2 3 4। 1 की बोलता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी किसकी? पार्टनर की। 2 बात करता है अगर किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट होना है, पहले छोटा रूप, फर्म होती छोटी, छोटे से एलएलपी, फिर उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी से एलएलपी, फिर उससे बड़ा पब्लिक कंपनी से एलएलपी। कोई एक बच्चा बताए फटाफट 4 स्केड्यूल किस किस चीज के हैं? गुरमीत आप बताओ बेटा। हम्म हम्म टोटल कितने सेक्शन बेटा? 1279 का क्या फंडा है? 1279। शाबाश, बहुत बढ़िया।
यहां तक की सारी बातें आपने कंप्लीट कर ली। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं एलएलपी है क्या, क्यों आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी अब समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, ये एलएलपी है क्या, बड़े ध्यान से समझना बेटा। इसका पहले एक नया नाम करवा दूं, ये न्यू फॉर्म है, ये न्यू फॉर्म है, न्यूली फॉर्म है किसकी, कॉर्पोरेट रूप, नई एंटिटी की एक नया फॉर्म निकल के आया है। दिक्कत कहां थी और क्या परेशानी थी समझिएगा एक बार। पहले बनाते थे लोग पार्टनरशिप फर्म या बनाते थे कंपनी। ओके सर, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान। मैं एक मोटा फायदा और एक नुकसान लिख रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा नुकसान, यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, करे कोई भुगते कोई। ए बी सी पार्टनर है, ए ने नुकसान कर दिया, सबको भुगतना पड़ेगा। तो बेटा कितना अनलिमिटेड लायबिलिटी, कितना डर लगता था ये पार्टनरशिप के अंदर। नुकसान करेगा कोई, बुरा काम करेगा कोई, फ्रॉड करेगा कोई, और भुगतना पड़ेगा सबको, और वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी तक। ये पार्टनरशिप फर्म का एक सबसे बड़ा नुकसान था। पार्टनरशिप फर्म की कोई अच्छी बात बताओ, जो सबसे अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एग्रीमेंट से बनती है जी। किसे बनती है, एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, कंसेंट से। जिन जिन चीजों पे आप एग्री होते हो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो पार्टनरशिप फर्म की बुरी बात क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे अच्छी बात क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आ जाओ कंपनी पे। कंपनी की सबसे बुरी बात क्या भाई, कंपनी जब बनाते हैं तो बेटा कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत होती है। कॉम्प्लायंस कॉस्ट, कंपनी के ऊपर बेटा एक रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार टाइम टू टाइम इसके पास एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है, बहुत सारे नोटिस देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है, पैसे ज्यादा लगते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। सर कंपनी की अच्छी बात क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो गलत करेगा वही भुगतेगा, दूसरा उसके लिए भुगतान नहीं करेगा। सर अब क्या करें, इसमें भी कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, इसमें भी कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। क्यों नहीं इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार कर लें, क्यों नहीं इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार कर लें। मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे, यहां से अच्छी चीज उठा ली क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। यहां से एक अच्छी चीज उठा ली, कौन सी, फ्लेक्सिबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी को छोड़ दिया। यहां से अच्छी चीज क्या उठा ली, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉम्प्लायंस कॉस्ट को छोड़ दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और लिमिटेड लायबिलिटी। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मिक्स कर दें तो नया नाम आ गया बेटा एलएलपी। ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये मिक्सचर है। इसके दो बाप हैं, एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी। इन दोनों से पैदा हुआ बच्चे का नाम रखा एलएलपी। इसके अंदर इसके गुण भी हैं और इसके अंदर इसके गुण भी हैं। दोनों की बुरी बातें छोड़ दी। एलएलपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एलएलपी एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसके अंदर कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम होती है, मजे की बात। दूसरी बात, आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी। तीसरी बात, आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी से छुटकारा मिल जाएगा। और फोर्थ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी का गुण मिलेगा, जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता था। इसका मतलब दोनों की बुरी बातें छोड़ के सिर्फ अच्छाइयों को लेके एक मिक्सचर तैयार कर दिया, जिसका नाम रखा गया क्या, एलएलपी। सर इसका फायदा भाई, जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी सीए हैं, जितने भी सीएमए हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो मोस्टली सीए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद एलएलपी क्रिएट करते हैं। वो ना तो बनाते पार्टनरशिप फर्म, ना बनाते प्राइवेट कंपनी, वो हमेशा बनाते हैं एलएलपी। क्योंकि इसके अंदर दो जबरदस्त फायदे हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लायंस कॉस्ट बिल्कुल कम होती है। कॉम्प्लायंस कॉस्ट बिल्कुल कम होती है। दूसरा मेजर फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। और तीसरा, जो करेगा वही भरेगा, दूसरा नहीं भुगतेगा। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इन फायदों के साथ नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है एलएलपी। इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल। ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल, एक नया तरीका निकल के आया। फटाफट मुझे एक बात बताओ, पुराने टाइम में दिक्कतें थी, पार्टनरशिप में भी दिक्कत थी, कंपनी में भी दिक्कत थी। इन दोनों की दिक्कतों को दूर करके एक नया कॉन्सेप्ट आ गया एलएलपी। कोई एक बच्चा मुझे बताए फटाफट, अब अपनी खुद की लैंग्वेज में एलएलपी कैसे बना और इसके क्या फायदे हैं, फटाफट बताएं। कोई एक बच्चा। पार्टनरशिप फर्म से क्या उठाया, कंपनी से क्या उठाया, लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म का क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का क्या छोड़ दिया, इन दोनों को मिक्सचर तैयार करके क्या बनाया गया। मोस्टली डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सीएस हैं, प्रोफेशनल लोग क्या बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सही, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम उसको सीख भी रहे हो। ठीक है जी।
चलिएगा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। आगे तुम्हें दी जाएंगी कुछ डेफिनेशन। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया सारा। आगे स्टडी मेट के अंदर दे रखा है तुम्हें डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में कोई एक या दो या तीन डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं है। तो जो डेफिनेशन मैं बताता हूं जरा उनको याद कर लेना। पहली डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। डेफिनेशन है बेटा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। सर बॉडी कॉर्पोरेट कुछ नहीं, कंपनी को तो बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। अच्छा सर कौन सी कंपनी? डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 किसका 3? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 2013 के अंदर सेक्शन 3 में जिसको डिफाइन कर रखा है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। इट इंक्लूड, उसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी क्या? एलएलपी। मतलब ओ माय गॉड, एलएलपी भी क्या है? कोई छोटी मोटी चीज नहीं, इसको भी वही दर्जा है जो एक कंपनी को मिलता है। तो इट इंक्लूड एलपी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया या इंडिया। जो एलएलपी इंडिया में बनी हुई हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएंगी। जो एलएलपी आउटसाइड इंडिया बनी हुई हैं, आउटसाइड इंडिया बनी हैं, उनको भी एलएलपी माना जाएगा। बट एक्सक्लूड, किसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा? दो को छोड़ के बाकी सबको बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। एक किसको? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। सर ये क्या होती हैं? ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए छोटी छोटी सोसाइटी बनी होती है, इनका अपना अलग से एक्ट होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कभी भी कंपनी मत बोलना, एक बात। और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के अंदर स्पेशल एक्सक्लूड कर रखा है, जिसको मान ही नहीं रखा कंपनी है, तो आप उसको कभी भी कंपनी नहीं मान सकते। सर ये डेफिनेशन हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई जितना अच्छे से आप समझाते हैं बाकी टॉपिक। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट याद करने का प्रयास करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन का। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। सर डेफिनेशन क्या बोलती है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए कंपनी, मीन ए कंपनी। कौन सी कंपनी? जो डिफाइन है कौन सेक्शन में? अंडर सेक्शन 3। किसका सेक्शन 3? कंपनीज एक्ट 2013। ओके सर, इसके दो पार्ट कर दो। एक पार्ट बोलता है इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा, और एक पार्ट कर दो एक्सक्लूड, क्या क्या नहीं आएगा। इंक्लूड्स में कहता है एलएलपी आएगी, एलएलपी आएगी। मैंने कहा कौन सी एलएलपी? बोला जो इंडिया में बनी। मैंने कहा ओके। और जो आउटसाइड इंडिया बनी, ओके, इनको भी आपको मानना है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बाहर निकल जाएगा? क्या बाहर निकल जाएगा? दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। फर्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनका अपना अलग से एक्ट होता है, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को कभी भी कंपनी नहीं कहती। और सेकंड है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक्सक्लूड कर दिया, साफ बोल दिया इसको कंपनी नहीं मानना, तो उसको कंपनी मान ही नहीं सकते। बेटा क्या आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन याद होगी? हाँ जी, पक्की बात? चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। कॉमर्स वालों का साल कब से स्टार्ट होता है? धीरे 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 बेटा हम एलएलपी के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते जा रहे हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होगा? अब मैं आपसे पूछूंगा, 1 अप्रैल यहां है, 31 मार्च यहां है। कोई एलएलपी, कोई एलएलपी 1 जून को बनी, उसका साल कब खत्म होगा? कोई एलएलपी 1 अगस्त को बनी, उसका साल कब खत्म होगा? कोई एलएलपी 1 अक्टूबर को बनी, उसका साल कब खत्म होगा? गलत। अगला 31 मार्च, इसके बाद जो 31 मार्च आएगा वो 31 मार्च। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया सर आपने? अब हमारा लो क्या बोलता है, एलएलपी के एक्ट के अंदर क्या बोला है? ये 1 अप्रैल मान लो 2019 है, तो पक्का ये साल कब खत्म होगा? 31/3/2020 को। भाई जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ है नॉर्मली, वो 31/3/2020 को खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं बीच में एक डेट ले लो, 30 सितंबर। 30 सितंबर एक डेट ले लो, ले ली सर। इस 30 सितंबर से पहले पहले जितनी भी एलएलपी बनेंगी, जितनी भी एलएलपी बनी है इस दौरान जितनी भी एलएलपी बनी है उनका साल तो यहीं खत्म। मैंने कहा ठीक है। 30 सितंबर के बाद जैसे फिर अक्टूबर में बनी, नवंबर में, दिसंबर में, जैन में, फेब में, इस टाइम पे जो भी एलएलपी बनी है उनके लिए टाइम कम रह जाएगा, यहीं उसका साल एंड मत करना। मैंने कहा फिर कब करें? कहता नेक्स्ट टू नेक्स्ट। एक तो यहीं खत्म होना था, इसे नेक्स्ट लेना आपको, 31/3/21। 31/3/21 यहां पे उसका साल एंड माना जाएगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब अगर कोई एलएलपी 10 अक्टूबर को बनी है, 10 अक्टूबर 2019 को बनी है, उसका पेपर में साल आप 31/3/20 को खत्म मत करना। याद रखना, जितनी भी एलएलपी बनती है 30 सितंबर के बाद, उनका साल यहीं खत्म नहीं होता, वो अगले साल खत्म होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई?
अकाउंटिंग एंड बेटा जब नई 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 चीज अगर मैं आपको टैक्स में लेके जाता, लो जी मैं आपको टैक्स में लेके गया, बच्चे ने मेरी दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया। हर एक्ट का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। इनकम टैक्स के अंदर जब मैं आपको ईयर पढ़ाऊंगा सीए इंटर में, सीए इंटर अगर ये होता और ये इनकम टैक्स की क्लास होती तो मैं पता है क्या बोलता, साल कब स्टार्ट होता है, आप बोलते 1 अप्रैल, मैंने कहा ओके। खत्म कब होता है, आप बोलते 31 मार्च। अब मैं बोलूंगा ध्यान सुनना, अगर कोई बिजनेस 31 मार्च की सुबह स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च की सुबह ग्रैंड ओपनिंग हुई है, इनकम टैक्स कहता है 31 मार्च को उसी दिन शाम को उसका साल खत्म हो जाएगा, एंड। उसी साल उसी दिन सॉरी शाम को उसको अपना साल खत्म करना पड़ेगा। सर 1 दिन पहले बनाओ, 2 दिन पहले बनाओ, 4 दिन पहले बनाओ, इनकम टैक्स क्या बोलता है, जिस भी दिन कंपनी बनी है जो भी नियर 31 मार्च होगा उसी में उसका साल खत्म हो जाएगा। अब यहां क्यों नहीं कह सकते हम सर 1 दिन का भी कोई 1 साल थोड़ी ना होता है, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटे। वो जिस दिन भी कोई कंपनी बनती है उसी के 31 मार्च पे उसका साल एंड करवा देते हैं। अब आते हैं कंपनीज एक्ट पे, अब आते हैं कंपनी एक्ट पे। कंपनी एक्ट का अपना रूल अलग है। कंपनी एक्ट क्या बोलता है, साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है 31 मार्च को। उसने एक डेट ले ली दिसंबर, 31 दिसंबर, ओ माय गॉड, 31 दिसंबर से पहले 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 जितनी भी यहां से यहां तक जितनी भी कंपनियां बनी उनका साल तो यही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक। और 31 दिसंबर के बाद जैसे जैन फेब मार्च इन 3 महीनों में कोई भी कंपनी बनेगी तो उसका साल यहां पे एंड नहीं होगा। मैंने कहा फिर कब होगा, बोला नेक्स्ट 31 मार्च। इनके सब के बेटा अपने रिटर्न्स के टाइम होते हैं, कंप्यूटेशन के टाइम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ये अपने अपने साल को एंड करते हैं। तो तुम्हें अगर कोई पूछे तो फटाफट मैंने तो एक नहीं तीनों के बारे में बता दिया, आप रिवाइज कराएं। इनकम टैक्स में साल कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा, जल्दी बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं 25 मार्च को एक भाई ने अपना नया काम स्टार्ट किया, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसका साल कब खत्म होगा। अगर ये 31 मार्च की सुबह स्टार्ट करता तो कंपनी एक्ट का फटाफट बताना, कंपनी एक्ट में जो डेडलाइन होती है वो सितंबर की होती है दिसंबर की होती है। 31 दिसंबर से पहले का साल कब खत्म होगा, यहां। और इसके बाद का एलएलपी के अंदर यही साल की जो डेडलाइन है वो दिसंबर ली गई है सितंबर ली गई है। यहां तक की जितनी भी एलएलपी बनी उनका साल कौन सा, ये। और इसके बाद वाली का ये नहीं। क्या आपको फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पक्की बात। आगे चलते हैं पार्टनर। तुम्हें तो पार्टनरशिप फर्म का तो शायद पता होगा, हम पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं करेंगे, एलएलपी की बात करेंगे। एलएलपी के अंदर दो चीजें लेते हैं, एक मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं और एक मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं। अब मैक्सिमम के आगे याद रख लेना बेटा नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी में कितने मर्जी बनाओ कितने मर्जी, कोई लिमिट नहीं। सर मिनिमम कितने, एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होने चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में तो उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। एलएलपी के अंदर पार्टनर दो टाइप के होते हैं। एलएलपी के अंदर पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल पार्टनर जिसको सिर्फ पार्टनर बोला जाएगा, ये नॉर्मल भी मैंने लगा दिया, और दूसरा होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनरशिप में वर्किंग होते हैं, जबकि एलएलपी के अंदर नॉर्मल पार्टनर होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। अब हमारी एलएलपी का, अब ये खतरनाक मामला है, इसको समझने का प्रयास करना। हमारा एक्ट एलएलपी का बोलता है हर एलएलपी के अंदर, ध्यान सुना बेटा, हर एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। मैंने कहा ठीक। और कहता है उसी एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होने चाहिए। बच्चा क्या समझता है, 2 तो नॉर्मल पार्टनर प्लस 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 4 होने चाहिए, ऐसा किसने कहा। इसने कहा अगर कोई 2 ही पार्टनर रखता है, सिर्फ 2 ही रखता है, या तो वो बढ़ा ले, अगर 2 रखता है तो 2 में से कम 2 क्या होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। और 2 में से भी एक कंडीशन और है, उन 2 में से कोई एक, उन 2 में से भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के अंदर रेजिडेंट हो। इंडिया के अंदर क्या हो, रेजिडेंट हो, जो यहां का रहने वाला हो। रहने वाला मतलब जिसने कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 दिन, पूरे साल में जो कम से कम 182 दिन इंडिया में लगाता है, उन 2 डेजिग्नेटेड में से भी एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसने 182 डेज इंडिया में लगाए हैं। सर नहीं समझ में आया, चलो आगे चलता हूं बेटे। दोबारा से फिर से बात करते हैं। एलएलपी एक्ट बोलता है मिनिमम पार्टनर कितने, मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए।
अगर ये दोनों के दोनों हैं ही डेजिग्नेटेड तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलता रहेगा, दो ही पार्टनर से काम चल जाएगा। ये दोनों के दोनों पार्टनर, मान लो बेटा दो बॉडी कॉर्पोरेट मिलके भी एलएलपी बना सकती हैं। एलएलपी का मेंबर कोई भी बन सकता है, पार्टनर कोई भी बन सकता है। अगर दो नॉर्मल पार्टनर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, इन्होंने मिलके एलएलपी बना ली, तो क्या आप मुझे बताएं, क्या इनको दो और एक्स्ट्रा चाहिएंगे अब? बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन है दो डेजिग्नेटेड मस्ट हैं, होने ही होने चाहिए। वहां पे दो नॉर्मल पार्टनर है, उन्होंने डेजिग्नेटेड नहीं लगाए, तो कितने और पार्टनर उनको लगाने पड़ेंगे अब? दो डेजिग्नेटेड उनको लगाने पड़ेंगे। उन दो डेजिग्नेटेड में से भी कोई एक कैसा होना चाहिए? अब सिटीजन नहीं बोलेंगे, हमारे एक्ट में सिटीजन वर्ड को यूज नहीं कर रखा। वो जो यहाँ का निवासी हो, निवासी का मतलब जो रहता हो, उसमें सिटीजनशिप का नाम ही नहीं बेटा। जो यहाँ रहता हो, कम से कम कितने दिन साल में रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा। और ये दो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, इनके लिए ये भी लिख रखा है, ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल होने चाहिए मतलब नेचुरल पर्सन होने चाहिए, जो भगवान ने बनाए हो। ओ माय गॉड सर, एक दो बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलके एक एलएलपी बनाई। एक एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम ए है, एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम मी है। इन्होंने एलएलपी क्रिएट कर दी। ठीक है, दो पार्टनर होने चाहिए, दो हो चुके हैं। क्या इनमें से कोई इंडिविजुअल है? बोलो बेटा, क्या इनको एक्स्ट्रा डेजिग्नेटेड पार्टनर लगाने पड़ेंगे? कितने बेटा, कम से कम कितने? जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर लगाने पड़ेंगे, ये बॉडी कॉर्पोरेट होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। ये भी इंडिविजुअल होना चाहिए, ये भी इंडिविजुअल होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए। मैंने ये बोला कम से कम, दोनों हो जाए तो और बढ़िया बात है। कम से कम कोई एक ऐसा होना चाहिए जो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्की बात? अभी तो तोते उड़ने बाकी हैं। अभी तो तोते उड़ने बाकी हैं। ये जो दो मिनिमम लिख रखा है ना, दो बंदे कम से कम होने ही होने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं आपको, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर होता क्या है बेटा? एलएलपी के अंदर, बहु एलएलपी कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। इसको गवर्न कौन करता है मैं आपको बता दूं। आपको लगता होगा एलएलपी दो से पैदा हुआ है, इसमें पार्टनरशिप फर्म का भी मिक्सचर होता है, इसमें कंपनी का भी मिक्सचर होता है। तो सर एक बात बताओ, इस एक्ट को पावर कहां से मिलेगी? इसको संभालेगा कौन? इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? तो क्लियरली मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप का इसके ऊपर अब कोई रोल नहीं। इस पूरी एलएलपी को संभालेगा कौन? एमसीए। एमसी की फुल फॉर्म बता सकते हो? और क्या आपने आरओसी की फुल फॉर्म भी पता है? आरओसी, शाबाश शाबाश शाबाश। इस पूरी एलएलपी को संभालने के लिए पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। उसका कोई रोल नहीं है साहब। इस एलएलपी को मैनेज करने के लिए वही कंपनी का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यही बंदे को पावर दे रखी, यही इस पूरी एलएलपी को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अब यहां से क्लियर कट पता लग गया हमें कि एलएलपी है बेशक दोनों का मिक्सचर, इसका पीएफ का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का इसके ऊपर कोई रोल नहीं है। इसको पूरे को संभालने के लिए वही अफसर, वही डिपार्टमेंट, वही एक्ट काम करेगा जो कंपनी को गवर्न करता है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो डिपार्टमेंट एमसीए है, वही गवर्न करेगा किसको? एलएलपी को। ये बात भी हमारी क्लियर कट समझ में हमें आ गई। अब ध्यान सुनना, हमारा एलएलपी एक्ट बोलता है दो पार्टनर मिनिमम होने चाहिए। मैंने कहा ठीक। उसने कहा चलो भाई ठीक है, बुरा टाइम आ गया, कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें दो पार्टनर नहीं रहे, तो डेढ़ थोड़ी ना रहेगा बेटा, इसका मतलब एक पार्टनर हो गया। उसने ये बोला है कम से कम दो जो हैं, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, इससे आप कम नहीं जा सकते। मैंने कहा यार कुछ भी अनहोनी घट सकती है, क्या पता कुछ हो जाए, मर जाए बंदा, एक बंदा रह जाए, थोड़ा सा उभरने में टाइम लगेगा, फिर नया ढूंढेंगे, कुछ टाइम तो दो। तो फिर हमारा एक्ट ने क्या टाइम दिया? हमारे एक्ट ने टाइम दिया कि चले एक काम कर लेते हैं, मिनिमम मिनिमम 6 मंथ, बड़े ध्यान सुनना बेटा, मिनिमम 6 मंथ तक आप दो से कम पार्टनर हो तो भी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मिनिमम नहीं बोलना चाहिए, मुझे मैक्सिमम बोलना चाहिए। मैक्सिमम 6 महीनों तक अगर आपके पार्टनर दो से कम आ चुके हैं तो भी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम है 6 महीने। अगर 6 महीने से एक दिन भी क्रॉस हो गया ना, ये तुमने लो तोड़ दिया, सर अब क्या होगा?
मान लो बेटा इस कंपनी के अंदर दो पार्टनर थे, यहां तक दो पार्टनर थे, यहां तक दो पार्टनर थे। अरे यार एक सेकंड बेटा, मेरे यहाँ पे मैसेज यहां तक इसमें दो पार्टनर थे, यहां पे एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद पार्टनर रह गया एक। अब कितना पार्टनर रह गया? एक। वो एक पार्टनर जो है उसके साथ कंटिन्यू कर सकती है एलएलपी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बस इस 6 मंथ तक आप अपने बिजनेस को मैक्सिमम कंटिन्यू कर सकते हो। सर बाद में बंद थोड़ी ना करेंगे, हम तो आगे भी चलाए रखा। बंदे ने 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने, 10वें महीने, 11वां महीना, यहां जाके उसने 2 बंदे करे, यहां जाके उसने वापस 2 बंदे करे, इसने लो तोड़ दिया, क्योंकि लो ने बोला था मैक्सिमम 6 महीने आप ऐसा कर सकते हैं। सर अब क्या होगा? इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे मुझे आप बताओ फर्म के अंदर कितने पार्टनर थे बेटा, एक या दो? एक पार्टनर था, होने कितने चाहिए थे? ये जानबूझ के की गई गलती है या अनजाने में हुई है? अब हमारा लोग बोलता है जो ये एक पार्टनर चौधरी बना हुआ यहाँ पे सारा काम काज अकेला संभाले हुए था ना, तो एक काम करते हैं, इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे इस एलएलपी ने जितनी भी लायबिलिटी इनकर की है, जितनी भी लायबिलिटी इनकर की है, इन सभी के लिए इसको पर्सनल जिम्मेवार बना दो। किसको? उस एक बंदे को जो यहाँ पे इस टाइम पे पार्टनर था। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला है, 6 महीने के बाद जितने टाइम तक 2 से कम पार्टनर पे बिजनेस कंटिन्यू किया जाएगा, तो इस टाइम पे एलएलपी ने जितनी भी लायबिलिटी इनकर की हैं, उन सभी के लिए एलएलपी जिम्मेवार नहीं होगी। उस पर्सनली उस बंदे को जिम्मेवार बना दो जो यहाँ पे चौधरी बना हुआ काम कर रहा था। और मैंने पर्सनली बोला है, तो इसकी लायबिलिटी की पेमेंट एलएलपी के अकाउंट से की जाएगी या उस बंदे के घर से पर्सनल पेमेंट की जाएगी? लो ऐसा स्ट्रिक्ट इसीलिए हुआ है, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, ताकि लोग इसको फॉलो करें, और फॉलो नहीं करेगा तो उसकी गलती मानी जाएगी जो उसके बाद ये काम कर रहा था। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है बेटा, लायबिलिटी यहां वाली पर्सनल लायबल माना जाएगा या ये वाला इनके लिए भी पर्सनल ठहरा दिया जाएगा? शाबाश। पेपर में केस स्टडी में ध्यान रखना, 6 महीने की बाद वाली पेनल्टी के लिए लायबल ठहराना है, इन पेनल्टीज के लिए उसको लायबल कभी भी मत बना देना, क्योंकि 6 महीने तो लोगों ने अलाउ कर रखे थे ना भाई। 6 महीने तो लोगों ने खुद बोल रखा था कि यहां तक आपको काम चल सकता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटे? हम मैं मीटिंग को एंड करके और आपके पास एक बार लिंक भेजता हूं फटाफट। हाँ